अस्सलामुअलैकुम। सेठी से सवाल के साथ मैं हूँ सैयद आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलामुअलैकुम। सेठी साहब, टॉक ऑफ द टाउन है वन पेज का चाइना विजिट। वन पेज चाइना विजिट। अच्छा बाय द वे, उससे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं बिफोर यू स्टार्ट योर क्वेश्चन, कि हमारे पीटीआई भाइयों ने, दोस्तों ने, उन्होंने एक तस्वीर निकाली है जहाँ चीफ को यूनिफॉर्म से निकाल के सूट में डाल दिया। अच्छा, ये उन्होंने निकाली है? हाँ, ये ऐसी भी चीज़ चल रही है। अच्छा। हालांकि जिस मीटिंग की जिक्र वो कर रहे हैं उसके अंदर वो यूनिफॉर्म में बैठे हुए थे। अच्छा। बाद में फिर वो सूट में भी आ गए और मीटिंग से, मगर जहाँ वो जब वो गए वहाँ ही वाज इन अ यूनिफॉर्म। इन्होंने उसको यूनिफॉर्म से निकाल के किसी का सूट में डाल दिया। वो लेकिन उसमें बहुत हैंडसम लग रहे हैं। नहीं, वो हैंडसम तो है ही। वो तस्वीर बहुत अच्छी है वैसे। अगर आप कह रहे हैं कि उन्होंने निकाली है तो फिर तो वन पेज और भी ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा है। लेकिन आपको पता है, ये पाकिस्तान में गारंटी समझा जाता है ना, वन पेज किसी भी मंसूबे की कामयाबी की गारंटी समझा जाता है। तो ऐसे में जब पहले यूएई से वज़ीर आज़म हो आए, सऊदी अरेबिया से भी उन्होंने विज़िट कर लिया, वहाँ पे भी कुछ प्लेज किया गया। आई डोंट नो इन्वेस्टमेंट का क्या फ्यूचर है, ये आप तो जानते होंगे। लेकिन ऐसे वक्त में जब 12 जून को वफाकी बजट कहा जा रहा आएगा और फिर उसके बाद IMF के साथ मुज़ाकरात अगली किस्त के लिए भी, उसका किस्त का भी इजरा होने जा रहा है, और जो $27 बिलियन वर्ल्ड बैंक डाटा के मुताबिक पाकिस्तान के ज़िम्मे चाइना के हैं, वो भी उन मुज़ाकरात में शायद ज़ेरे गौर आ सकते हैं। तो वज़ीर आज़म गए 5 रोज़ा विज़िट पर चाइना, साथ ही आर्मी चीफ की भी तस्वीरें आप सामने आ रही हैं। तो क्या टारगेट्स थे इस दौरे के और क्या हासिल हुए? जी हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, और बड़ा इम्पोर्टेंट ये है कि आर्मी चीफ प्राइम मिनिस्टर के साथ गए हैं, क्योंकि आर्मी चीफ जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर के साथ SIFC में बैठते हैं। तो मेरा ख्याल है उनका जाना मुनासिब है, बिकॉज़ हर जगह पे वो एक ही इम्प्रेशन देना चाहते हैं कि स्टेबिलिटी, सियासी स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ रही है, और वी आर ऑन वन पेज। और हम इंशाल्लाह इस हुकूमत को, और ये जो इक़दामात हम ले रही है ये हुकूमत, उनको सपोर्ट करते हैं और उनको बरकरार रखेंगे और उनको टू द एंड रखेंगे। तो इसको डिस्टेबलाइज़ नहीं होने देंगे। तो ये पैगाम देना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि आयशा, दुनिया जब इन्वेस्टमेंट करती है किसी मुल्क में तो वो सबसे ज़्यादा जो है वो 2 चीज़ें देखती है। एक ये है कि क्या जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके पैसे वापस आ जाएंगे कि नहीं। दूसरा ये कि कुछ जो पॉलिसीज़ जो जिसके बेसिस के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो बरकरार रहेंगी नहीं, या कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से, या गवर्नमेंट चेंज की वजह से, या रेजीम चेंज की वजह से वो भी तब्दील हो जाएंगी। तो ये 2 चीज़ें, और इसको अश्योर करने के लिए वो आर्मी चीफ साथ जाते हैं। अच्छा। ये इमरान खान के ज़माने में भी ऐसे ही था और शहबाज शरीफ साहब के ज़माने में भी ऐसे ही है। ठीक है। तो दैट्स टू आंसर योर क्वेश्चन। नाउ द सेकंड पार्ट इज़ कि क्या मकसद है इसका, ऑब्जेक्टिव क्या था। देखिए, चाइनीज़ आपसे खुश नहीं है। 3-4 साल से सिपेक बंद पड़ा है। अच्छा। ठीक है, खान साहब जब आए थे तो उसके बाद नवाज शरीफ साहब के आखिरी दिनों में सिपेक के ऊपर झगड़े हो गए थे पाकिस्तान के अंदर। एस्टैब्लिशमेंट ये चाहती थी कि सिपेक की जो सेक्रेटेरिएट है वो उनके हवाले की जाए, और मियाँ साहब ये समझते थे कि ये नहीं, ये सिविलियन प्रोजेक्ट है, ये मेरा प्रोजेक्ट है, हमारी गवर्नमेंट का ये प्रोजेक्ट है, ये हमारे कंट्रोल में रहना चाहिए। तो उसके ऊपर भी थोड़ी बहुत लेन देन हुई। इसीलिए आपको याद होगा कि जैसे ही नवाज शरीफ साहब की छुट्टी हुई और इमरान खान साहब आए तो सिपेक की जो सेक्रेटेरिएट थी वो एक बाजवा साहब को दे दी गई। आसिम सलीम बाजवा। के पिज्ज़ा याद आ गया आपको? पिज्ज़ा याद आ गया? भूख तो नहीं लगी भी? नहीं लगी नहीं है, लेकिन पिज्ज़ा कभी नहीं भूलता। हाँ, पिज्ज़ा नहीं भूलता। तो इसीलिए वो फिर फौरी तौर पे जैसे ही इमरान खान की गवर्नमेंट आई तो आसिम बाजवा को वो रिटायर हुए फ्रॉम सदर्न कमांड, और उसके बाद सीधा उनको एक अथॉरिटी का चेयरमैन बना दिया। मगर फिर भी कोई पेशकदमी नहीं हुई। उसकी बहुत सी वजूहत थी, मगर सबसे इम्पोर्टेंट वजूहत ये थी कि चाइनीज़ 2-3 चीज़ों में बड़े इंटरेस्टेड थे कि उसको आगे बढ़ाया जाए, मगर वो प्रोजेक्ट्स रोके हुए थे। वो प्रोजेक्ट्स, उनमें से एक ये प्रोजेक्ट था रेलवे लाइन का, क्योंकि जब शेख रशीद साहब रेलवे मिनिस्टर थे तो हर रोज़ वो ये बात करते थे कि हम $7 बिलियन की कराची से पेशावर तक एक नई रेल लाइन चाइनीज़ आके बनाएंगे। बिकॉज डोंट फॉरगेट, हमारी रेल लाइंस बहुत पुरानी हैं और टूटी हैं और काफ़ी इनएफिशिएंट हैं, और हमारी ट्रांसपोर्टेशन इज़ अ बिग प्रॉब्लम। तो वो एक रेल लाइन की ज़रूरत है हमें एज पार्ट ऑफ आवर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, पर इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि वो उसके लिए पैसे कहीं से नहीं आ रहे थे। तो चाइनीज़ ने ये कमिटमेंट की थी कि वो करेंगे। अच्छा, फिर ये हुआ कि IMF ने कहा कि आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास पैसे आपने बहुत से लोगों के देने हैं, और इमरान खान साहब की हुकूमत के दौरान सारा सिपेक के ऊपर काम रुक गया था। उस वक़्त अमेरिकन ये भी मांग रहे थे कि आप हमें बताएं कि सिपेक के इन्वेस्टमेंट्स कितनी हैं और क्या टर्म्स हैं और क्या एग्रीमेंट्स आपने साइन किए हैं,
और हमारे लिए ये प्रॉब्लम बना हुआ था। जब हफीज़ शेख साहब आए तो वो प्रो IMF थे, उसके बाद आपको पता है असद आ गए, असद के पहले असद आए, वो IMF के ख़िलाफ़ थे। हफीज़ शेख साहब आ गए एज फाइनेंस मिनिस्टर, वो उनके हक़ में हो गए। उसके बाद शौकत तरीन साहब आ गए, वो ना इधर के रहे ना उधर के रहे, कि एक दिन वो IMF के हक़ में बात करते थे, दूसरे दिन उसके ख़िलाफ़ बात करते थे। तो ये मामला चलता रहा। अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब ने एक आर्टिकल भी तो लिख दिया था फाइनेंशियल टाइम्स में, उनको इंटरव्यू देते हुए। इसलिए तो ये काफ़ी कन्फ्यूजन रही। तो चाइनीज़ आपसे नाराज़ रहे हैं और उनका ये कहना है कि आप अमेरिकन प्रेशर के अंदर हमारा जो मेन प्रोजेक्ट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसको आप उसको सपोर्ट नहीं कर रहे। और सो देयरफॉर देयर वाज स्ट्रेन्स इन द रिलेशनशिप। हालांकि मिलिट्री रिलेशनशिप तो ठीक थी, मगर बाकी रिलेशनशिप में स्ट्रेन्स थे। अब जैसे ही ये हुकूमत आई, इन्होंने ये फैसला किया कि चाइना के साथ रिस्टोर करना है। अब ये जो 2 प्रोजेक्ट्स हैं, मैं आपको बड़े इंटरेस्टिंग बताऊं, जो कि अभी तो 31-32 MOU साइन किए, मगर चाइनीज़ जो ग्रोथ मॉडल है वो किसी वक्त इस एजेंडे में डिस्कस करते हैं। मेरे पास सवाल है रेलेवेंट उससे। तो चाइनीज़ ग्रोथ मॉडल के अंदर 2-3 चीज़ें बड़ी अहम हैं जिसको वो एम्फोसाइज करते हैं। एक वो कहते हैं एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ, एक वो कहते हैं कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एंड स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, और तीसरी चीज़ जो है वो ये कहते हैं कि करंट अकाउंट सरप्लस होना चाहिए। और चौथी चीज़ बड़ी अहम है कि कौन से सेक्टर्स के अंदर चाइना ने जाके किसी मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है। उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन और एनर्जी, प्रॉपर्टी, ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी, ये उनके लिए बहुत अहम है, फोकस है। हाँ, फोकस है उनका। तो सिपेक जो था एज पार्ट ऑफ द रोड इनिशिएटिव एंड बेल्ट इनिशिएटिव, उसके अंदर एनर्जी, IPPs, इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट्स अब नहीं रहे, चाइनीज पावर प्रोजेक्ट्स, और ये ट्रांसपोर्टेशन आपने देखा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये चाइनीज का ग्रोथ मॉडल है, उसका हिस्सा है। तो वो ये चाह रहे थे, मगर ये रुक गया था। अच्छा। तो अब हमने फिर इसको खोला है, और इसके अंदर जो 2 मेजर प्रोजेक्ट्स हैं, मेजर प्रोजेक्ट्स। अब पावर प्रोजेक्ट्स तो हमने नहीं लगाने, पावर तो है हमारे पास, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन का और लाइन लॉसेस का मसला है, और मगर अब और पावर प्रोजेक्ट्स नहीं लगने इन टर्म्स ऑफ फ्यूल, फॉसिल फ्यूल। मगर ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो 2 प्रोजेक्ट्स चाइनीज़ कह रहे हैं कि लगाएं, जिसके ऊपर पहले रुकावट थी, इस हुकूमत ने उसको ग्रीन लाइट दे दी। कौन-कौन से? वो सबसे पहला प्रोजेक्ट ये रेल लाइन का है, जो कि पिछले 4-5 साल से रुकी हुई है। अच्छा। अभी इसका अमाउंट कह रहे हैं $6.8-9-7 बिलियन। शेख रशीद रोते रह गए कि करना उन्होंने कहा नहीं हो सकता। और दूसरा प्रोजेक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो एक है एक हाईवे, जो कि कोई नियरली 600 किलोमीटर्स का हाईवे बनेगा फ्रॉम थकोट इन KP प्रोविंस टू रायकोट इन GB। अच्छा, थकोट। और ये कोई इसका कॉस्ट आएगा कोई 560-600 अरब रुपया। अच्छा। और वो जो रेलवे लाइन है उसका कॉस्ट आ रहा है कोई 1900 अरब रुपया। अच्छा। तो अब सोचिए ये दोनों इतने बड़े प्रोजेक्ट्स हैं कि ये 2 प्रोजेक्ट्स अब अगले 3-4 साल में उन्होंने कंप्लीट करने हैं। और मगर जो इशू जो खड़ा हो रहा है, जो पहले भी इशू ये खड़ा हो रहा था कि क्या इनकी कितनी ज़रूरत है इस वक्त, क्या इसी स्टेज पे इतनी ज़रूरत है, इतना बड़े कर्जे लेने की ज़रूरत है। पर ये आज ऑलरेडी हमने जो सिर्फ उनके इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट्स हैं, जो सॉरी नॉट इंडिपेंडेंट बट जो चाइनीज़ पावर प्रोजेक्ट्स हैं, उसके जो हमने पैसे देने हैं अभी, वो अभी 470 अरब रुपया तो सिर्फ उनका देना है, उनके जो डेट पेमेंट्स हैं, आप समझें। ऊपर से ये नई डेट अक्यूमुलेट की जा रही है कोई 2,500 अरब रुपए की, और किस लिए? एक रेलवे लाइन के लिए और एक सड़क के लिए। रेलवे लाइन की तो बात समझ में आती है कि इट विल डेफिनेटली हेल्प द पाकिस्तानी इकोनॉमी, ठीक है ना, उसमें तो कोई शक नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पीपल इन अ स्मूथ, इफिशिएंट, क्विक मैनर। मगर ये जो रोड है, इसकी क्या इकोनॉमिक वैल्यू है? इस रोड की खास इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, इस रोड की स्ट्रेटेजिक वैल्यू है। अच्छा। ये चाइनीज़ मिलिट्री एंड पाकिस्तानी मिलिट्री इसको प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये GB और कश्मीर की सिक्योरिटी के लिए दिस रोड इज़ गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट। और ये ऑल द वे टू रायकोट जाता है, जो कि द फुट हिल्स ऑफ द माउंटेन्स, ऑल द वे टू द ग्लेशियर्स, जहाँ से डिस्प्यूटेड के बेस कैंप के पास। हाँ। तो डिस्प्यूटेड टेरिटरीज जहाँ चाइना इंडिया की कॉन्फ्लिक्ट है, और फिर चाइना के लिए वो रोड वहाँ से रास्ते निकालना बड़ा ज़रूरी है टू जॉइन अप विद द सिपेक प्रोजेक्ट। तो मैं ये समझता हूँ कि इसकी स्ट्रेटेजिक वैल्यू है और रेल लाइन की इकोनॉमिक वैल्यू है। मगर क्या ये इतनी अर्जेंसी थी कि इसको करना चाहिए? ये चाइनीज़ इंसिस्ट कर रहे हैं,
हम नहीं इंसिस्ट कर रहे। जैसे चाइनीज़ ने जो हमने एक दो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स भी बनाए हैं, तो उससे भी 400-500 मिलियन डॉलर्स के खर्चे थे, वो भी चाइनीज़ इंसिस्ट कर रहे थे कि आप लगाए। हमने उसको काफ़ी डिले करने की कोशिश की, फिर हमने एक दो कर दिए। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ चाइनीज़ के बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट हैं, और ये जो हमने, और क्यों हम ये मान गए हैं, ये बात क्यों मान गए हैं? हाँ, इसलिए कि हम उनसे कह रहे हैं मान जाने आ, मगर जो पैसे पहले लड़े ने वो ज़रा थोड़ी देर वास्ते 3-4 साल वास्ते ना लगो। अच्छा, ठीक है, वो आप पोस्टपोन कर दें, रीशेड्यूल कर दें, और ये हम ले लेते हैं आपसे। तो चाइनीज़ लॉन्ग टर्म सोचते हैं, उनको इन दोनों प्रोजेक्ट्स की स्ट्रेटेजिक वैल्यू भी नज़र आती है, और क्योंकि रेलवे लाइन भी तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं ना फॉर मूवमेंट ऑफ देयर गुड्स। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये चाइनीज़ के कहने के ऊपर सिपेक को रिवाइव किया जा रहा है, चाइनीज़ के कहने के ऊपर ये दोनों प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, ठीक है, और इसके इन बदले में आपको डेट रिलीफ मिल रही है। ठीक, डेट रिलीफ मिल रही है। अब IMF का क्या रिस्पांस होता है इसके ऊपर, दैट्स अ सेपरेट क्वेश्चन दैट वी कैन डिस्कस। IMF ने यही कहा कि आपने उनके पैसे वापस नहीं करने, आपके पास गुंजाइश नहीं है, आप डेट रीशेड्यूलिंग करें। तो वही उसी के लिए पहले चले गए कि वहाँ से प्रॉमिस ले आए। लेकिन इसमें बड़े इंटरेस्टिंग बातें जो शहबाज शरीफ साहब ने वहाँ जाके की, ऐसा लगता है कि उनकी अच्छी खासी स्टडी है जो चाइनीज़ इकोनॉमी है उसके ऊपर। और वो सवाल मेरे जहन में भी बड़ा उचका कि मैं आपसे पूछूं कि प्राइम मिनिस्टर ने मिसाल दी शेंज़ेन की और पाकिस्तान की इकोनॉमी की। अब शेंज़ेन की आबादी है 13 मिलियन, लेकिन जो उनका GDP है वो $500 बिलियन है, जबकि पाकिस्तान की टोटल आबादी 250 मिलियन और GDP जो है वो $380 बिलियन है। यानी एक शहर है और एक मुल्क है। उन्होंने इसे दुनिया का 8वां अजूबा करार दिया और कहा कि ये मिरेकल ऑफ दिस सेंचुरी है। ये कैसे वहाँ मुमकिन हुआ और क्या पाकिस्तान में इसको रेप्लिकेट किया जा सकता है? देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग सवाल है और इसके ऊपर बहुत कम डिबेट हुई है। चाइना का जो इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल है ना, मैंने अभी उसका जिक्र किया, मैं उसके 4-5 मेजर पॉइंट्स जो हैं आपको बताता हूँ, जिसमें से एक पॉइंट ये भी है कि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स होनी चाहिए, जहाँ से सिर्फ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग गुड्स बनने चाहिए, जो मैंने पहले जिक्र किया। चाइनीज़ मॉडल क्या है ग्रोथ का, डेवलपमेंट का मॉडल क्या है? अब दुनिया सारी जाग उठी है कि यार चाइना की ग्रोथ इतनी कैसे हो रही है। IMF भी देख रही है क्या हो रहा है। वेस्टर्न मॉडल जो है ग्रोथ का वो बढ़ गया और चाइनीज़ मॉडल जो है ग्रोथ का चल रहा है। तो वो कहते हैं ये है क्या मॉडल। अब चाइनीज़ मॉडल के अंदर 3-4 उसके बहुत इंपॉर्टेंट पहलू हैं, जिसमें सबसे पहला तो ये है कि एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ होनी चाहिए। बनाओ और एक्सपोर्ट करो, और एक्सपोर्ट सरप्लसेस होने चाहिए, करंट अकाउंट सरप्लस होना चाहिए, उसके साथ आपकी करेंसी स्ट्रांग रहती है, बिल्कुल ठीक, और इन्फ्लेशन नहीं होती मुल्क के अंदर। पहला, बिल्कुल ठीक। हमारे यहाँ एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ के एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं। हमारे यहाँ एक्सपोर्ट्स पिछले 10 साल से नहीं बढ़ी इन एनी सिग्निफिकेंट इन डॉलर टर्म्स। तो मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहली हमारी वीकनेस ही है कि वी आर नॉट एन एक्सपोर्ट लेड कंट्री। कुछ कंट्रीज हैं जिन्होंने फॉलो किया चाइना को एक्सपोर्ट लेड में, बांग्लादेश, टर्की, ताइवान, ये वो मुल्क हैं जिन्होंने कॉपी किया चाइनीज़ मॉडल कि एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ हो। ठीक, हमने बहुत कोशिश की, मगर हमारी जो बिजनेस क्लास है वो सवाए रेंट्स और हैंडआउट्स और सब्सिडीज उसके अलावा उसने कोई डेवलपमेंट नहीं की। उनके ऑब्वियसली इश्यूज भी हैं, वो कहते हैं जी इतनी महंगी एनर्जी है, हम कम्पीट नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, उनका भी पॉइंट है। मगर वैल्यू एड जो करते हैं, जो कि जिसके लिए आप एक्सपोर्ट करते हैं, हमारी वैल्यू एडिड नहीं बन रही इतनी ऑन आ मेजर टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स। फॉर एग्जांपल हम यार्न एक्सपोर्ट कर देते हैं, या यहाँ के ऊपर 10 रुपए का काम करके एक्सपोर्ट कर देते हैं, लो लेवल गुड्स। वेयर एज द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बांग्लादेश, ताइवान, चाइना, जापान इवन, दे आर प्रोड्यूसिंग हाई वैल्यू एडिड, और उसके साथ उनकी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, करेंसी स्ट्रॉन्ग है, इन्फ्लेशन, महंगाई कम है। ये मॉडल हम नहीं कर सके। ठीक, दूसरी चीज़ ये है कि उनकी जो इन्वेस्टमेंट है मुल्क के अंदर, वो कोई 40% से भी ज़्यादा है GDP की। अगर 100 रुपए की GDP है तो 40 नई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एवरी ईयर। हमारे यहाँ 9%, 8%, 9%। तो एक ये प्रॉब्लम है हमारा कि हम कहीं भी क्लोज नहीं है टू द चाइनीज़ मॉडल। तीसरी चीज़ ये है कि उन्होंने ये बंद कर दिया कि कैपिटल अकाउंट जिसे कहते हैं, कि परमिशन के बगैर आप डॉलर नहीं बाहर भेज सकते। मैं कहा जी हमने कैपिटल अकाउंट क्लोज्ड है। ठीक है। और शहरी जो हैं वो अगर आप पैसे बाहर भेजना चाहें तो नहीं भेज सकते। उन्हें
यहाँ आके वो डेमोक्रेसी को कहते हैं छुट्टी करो, हाँ। और फ्री एंटरप्राइज को छुट्टी करो, यहाँ हमने कंट्रोल करना है। अगर आउटफ्लो ऑफ डॉलर्स हो गई और फॉरेन करेंसी हो गई तो फिर हमारे एक्सपोर्ट सरप्लसेस और करंट अकाउंट सरप्लसेस जो है अफेक्ट हो जाएंगे। तो उसको उन्होंने रोक दिया। इसीलिए इन्वेस्टमेंट को सपोर्ट करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स को उन्होंने कम रखा हुआ है। हमारे यहाँ इस वक्त इंटरेस्ट रेट 18-20%, 22% है। 22 पे अभी कमी का इशारा अब वो अच्छा, वो इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ी है। वो कहते हैं कि महंगाई इसलिए होती है कि लोग खर्च ज़्यादा करते हैं। खर्च क्यों करते हैं लोग? गवर्नमेंट पैसे छापती है, नौकरियां दे देती है, छाप के लोगों के पास जेब में पैसे आ जाते हैं, वो खर्च करते कीमतों की चीज़ों की कीमतें बढ़ जाती हैं, तो महंगाई हो जाती है। ठीक। हम महंगाई को कम करने के लिए हमने इंटरेस्ट रेट्स को ऊपर रखा हुआ है ताकि लोग बैंकों से पैसे बोरो ना कर सकें। मगर बैंकों से पैसे बोरो तुम तो मैं तो नहीं करते। बैंकों से पैसे बोरो करते हैं इंडस्ट्री वाले। अब इंडस्ट्री वाले नई इंडस्ट्री नहीं लगा सकते, बिकॉज 20-22% पे सूद पे अगर कोई लेगा तो वो इंडस्ट्री क्या चलाएगा जहां मार्जिन 8-9-10% होता है। ठीक। तो हमारी इंडस्ट्री बैठ गई। ठीक। वो महंगाई को रोकने के लिए इंडस्ट्री को बैठा दिए। इन चाइना के अंदर महंगाई को रोकने के लिए करंट अकाउंट सरप्लस चला रहे हैं, करेंसी स्ट्रांग रखी हुई है। ठीक। और इंटरेस्ट रेट्स लो रखे हुए हैं ताकि लोग इंडस्ट्रियलिस्ट बोरो करके मैन्युफैक्चर करें और एक्सपोर्ट करें। बिल्कुल। तो मतलब आप देखें किस किस्म की फाइन ट्यूनिंग उन्होंने अपने इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल की बेसिक्स को। मगर अब आइए जहां आपका सवाल था शंजन का जी। बात यह है कि उन्होंने क्या कहा कि क्योंकि एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ करनी है तो उन्होंने कहा कि जी हमने एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स बनानी है और वहाँ सिर्फ वही चीज़ें प्रोड्यूस होंगी जो एक्सपोर्ट होंगी। ठीक। और उनको सील ऑफ कर दिया और स्पेशल टैक्स इंसेंटिव्स दे दिए, स्पेशल प्रॉपर्टी इंसेंटिव्स दे दिए। अच्छा, ये मॉडल हमारे ज़माने में भी, अयूब खान के ज़माने में भी ये हुआ था। अच्छा। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स। मगर वो चली नहीं हमसे, बिकॉज वहाँ भी बहुत से इश्यूज थे और ब्यूरोक्रेसी थी और वो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स चली नहीं। और क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज होती रहती थी तो लोगों ने फिर इतनी दिलचस्पी नहीं ली। कभी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स को सब्सिडीज मिलती थी, स्पेशल टैक्स ब्रेक्स मिलते थे, कभी वो नई हुकूमत आती थी वो कैंसिल कर देते थे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब चाइना ने एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स का जो मॉडल है वो बहुत फाइन ट्यून करके पॉपुलर कर दिया। अब दुनिया के अंदर चाइनीज़ मॉडल को लोगों ने कॉपी किया और कोई 100 से ज़्यादा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स बनी हुई है आउटसाइड चाइना एंड आउटसाइड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कंट्रीज। लोगों ने बाहर जाके आइलैंड्स के ऊपर एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स बना दी। अब फॉर एग्जांपल मेरा ख्याल है ये प्रपोजल आनी चाहिए, अगर नहीं आई तो आएगी, कि चाइना भी पाकिस्तान के अंदर कोई एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बनाए। अच्छा, ये अच्छा प्रपोजल, ये प्रपोजल होनी चाहिए, अभी आई नहीं है, आनी चाहिए और पाकिस्तान को इजाज़त देनी चाहिए कि चाइना के लिए स्पेशल एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बनाई जाए। कुछ रूल्स ऐसे बना दिए जाएँ कि उसके अंदर पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट भी हो और चाइनीज़ भी हो और चाइनीज़ एंड पाकिस्तानी जॉइंट मैनेजमेंट हो। और मैं समझता हूँ दिस वुड बी अ ग्रेट आइडिया। चाइनीज़ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, देयर नो आइडिया ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स, पूरा मॉडल वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ दिस वुड बी अ ग्रेट थिंग अगर ये हो जाए तो इसलिए ये दिस इज वेयर द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट सिटी दैट यू आर टॉकिंग कम्स इन। अच्छा, इसी में मुझे अगले सवाल का भी जवाब मिल गया कि वज़ीर आज़म ने क्यों मिसाल दी कि 50s सिहाई में हमारे इंडिकेटर्स चाइना से बेहतर थे, तो आपने खुद ही बता दिया। हमारे इंडिकेटर्स बड़े अच्छे थे। सिर्फ ये इशू नहीं था, हमारे और भी इश्यूज थे कि उस वक्त हमें बहुत से पैसे अमेरिका से मिल रहे थे। अच्छा। और हमने यहाँ बहुत सी इंडस्ट्रीज़ लगाई हमारा जो, और उसकी वजह से ग्रोथ भी हुई। वो 1960s अयूब खान का ज़माने को कहते हैं द डेकेड ऑफ डेवलपमेंट। बच्चों को पढ़ाया जाता है कि जी 1960s में बहुत डेवलपमेंट हुई इस मुल्क में। इमरान खान साहब भी तो उसी से उसी का हवाला देते हैं। मगर दिलचस्प बात यह है कि वो जिस किस्म की डेवलपमेंट हुई उसके दो पहलू थे। एक पहलू तो ये था कि कोरिया, इस किस्म के लोगों ने देखा अरे ये पाकिस्तान का मॉडल क्या है, इतनी ग्रोथ हो रही है वहाँ। उन्होंने हमसे सीखा, अपने मुल्क में अप्लाई किया और कामयाब हो गए। हमने अपने मुल्क में उसको छुट्टी करा दी और हम फेल हो गए। हमारी पॉलिसीज ही बदलती रही। हाँ, उसका जो दूसरा पहलू था वो ये था कि उसके साथ इनकम इनक्वालिटीज बढ़ी। मतलब है कि अमीर बहुत अमीर हो गए और गरीब जो है वो गरीब ही रहे। डेवलपमेंट हुई मगर जो ज़्यादातर उसके जो फल था वो अमीरों ने और अपर मिडिल ने खाया और रियासत के इदारों ने खाया डेवलपमेंट का। तो वो ये इसीलिए कहते हैं, उस वक्त हमारे चीफ इकोनॉमिस्ट थे डॉक्टर महबूब उल हक। अच्छा। डॉक्टर महबूब उल हक ने फिर ये एक मजमून लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर 22 फैमिलीज
रूल करती है पाकिस्तान को। अयूब खान के ज़माने में 22 ख़ानदान जो थे वो बड़े वो रूलर्स बन गए पाकिस्तान के, जो मैं अभी कह रहा था कि अमीर और अमीर हो गए। तो उस ज़माने में डेवलपमेंट हुई, मगर ये हुआ और गरीब जो थे वो गरीब ही रहे। तो इसलिए उस मॉडल को भी फेल कर दिया गया। चले, अब ये इतना कसीरुल जहती मौजू है जिस पर और भी बहुत से सवाल जहन में आ रहे हैं, लेकिन वक्त की कमी का हमें लाहक है इम्कान, तो हम वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। शो में एक बार फिर खुशामदेद। तो नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार वज़ीर आज़म का हल्फ उठाने, भारतीय वज़ीर आज़म का हल्फ उठाने जा रहे हैं, और ऐसे में बड़ा वहाँ का मीडिया तनकीद कर रहा है। शायद कबल अज़ वक्त ही है, प्रीमेच्योरी कहेंगे कि जी शहबाज शरीफ साहब ने मुबारकबाद नहीं दी नरेंद्र मोदी साहब को तीसरी बार वज़ीर आज़म बनने पर, और कल है उनकी हल्फ बर्दारी। उन्होंने तो बुलाया भी नहीं, नवाज शरीफ साहब को तो बुलाया था। हाँ, दो बातें। पहली बात तो ये है कि मुबारक देते हैं जब आप ओथ ले लेते हैं। अच्छा। हाँ, ये भी होता है कि जब आप इलेक्शन जीत जाते हैं तो उसी वक्त भी मुबारकें लोग दे देते हैं। तो हमने नहीं मुबारक दी। मेरा ख्याल है हमारा मौक़िफ़ ये है कि आप प्राइम मिनिस्टर बन जाएं, फिर हम एक फॉर्मल मुबारक आपको दे देंगे। ठीक। मेरा ख्याल है फॉरेन ऑफिस का यही एडवाइस होगी। मगर इससे ज़्यादा दिलचस्प बात यह है कि आपको बुलाया क्यों नहीं, सदा क्यों नहीं भेजा, और नवाज शरीफ साहब को बुलाया था जी। ऐसे ही है ना। अब बात यह है कि आपको याद होगा या नहीं याद, मैं याद दिला देता हूँ कि नवाज शरीफ साहब को उन्होंने दावत दी थी। उससे पहले राब्ते भी हुए थे प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ। नवाज शरीफ साहब 2013 में प्राइम मिनिस्टर बने, नरेंद्र मोदी 2014 में जाके बना। ठीक। तो इसलिए उसके दौरान बिफोर ही बिकेम प्राइम मिनिस्टर उन्होंने मियाँ साहब के साथ राब्ते खोल लिए थे, इनडायरेक्ट राब्ते खुल गए थे। अच्छा। और क्योंकि मियाँ साहब की एक पॉलिसी स्टेटमेंट एक दफ़ा नहीं बहुत दफ़ा बयान किया गया था कि मैं नॉर्मलाइजेशन करना चाहता हूँ, तजारत करना चाहता हूँ, नॉर्मलाइजेशन करना। और कश्मीर एक मसला है, सारे मसले हैं, बहुत से और भी हैं। हम तो ये जो कंडीशनल डायलॉग है कि पहले कश्मीर हल करें, फिर बाद में हम बाकी बातें करेंगे, उस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत ने ये मौक़िफ़ को मुस्तरद कर दिया था। कहा था कि अब एक एक ये नहीं, सारी चीज़ें रुक नहीं सकती, कश्मीर बड़ा मुश्किल काम है, तो हम ओपनिंग करेंगे दूसरे इश्यूज़ के साथ, और कश्मीर जो है उसको भी करेंगे, साथ साथ करेंगे। ये नहीं कि उसको जब तक वो नहीं होता और कुछ नहीं करेंगे। तो ये कॉम्पोजिट डायलॉग जो था, इसका एक नोशन बना था कि सब चीज़ें इकट्ठी चलेंगी। अच्छा, तो अब ये हुआ कि नरेंद्र मोदी साहब जब पहली दफ़ा आए तो बहुत बड़ी मेजॉरिटी के साथ वो आए थे, और उस वक़्त बहुत धूमधाम थी। इट वाज लाइक एन एम्परर। और उन्होंने अपनी इनॉग्रेशन जो थी वो भी लाइक एन एम्परर बिल्ड की थी। जैसे कि बरतानिया का राज में जब एक वाइसरॉय बनता था तो एक पूरा ग्रैंड रिसेप्शन होती थी, सब प्रिंसली स्टेट्स के प्रिंसेस को बुलाया जाता था, पग बनी, बहुत कुछ होता था, एक ग्रैंड पेजेंट होता था। तो नरेंद्र मोदी भी यही करना चाह रहा था कि सारे साउथ एशियन सार्क के कंट्रीज जो थी उनके लोगों को उसने इनवाइट किया। अच्छा। जैसे वाइसरॉय इनवाइट करता था सारे प्रिंसेस को इंडिया के, तो ये इन्होंने इन सबको कहा। वो जो प्रिंसेस जो थे वो तो मतलब है कि दे वर अंडर द ब्रिटिश राज ना। तो ये नरेंद्र मोदी एक अपने आप को भी बड़ा आप दिखाना चाह रहा था कि मैं रीजन का बादशाह हूँ, चौधरी हूँ, और ये सारे आए हैं मुझे देने के लिए, सलाम देने के लिए। सलामी देने। ठीक है, और वो सब तैयार हो गए। अब मियाँ साहब ने भी फैसला किया कि मैं भी जाऊँगा। अच्छा। अब मियाँ साहब ने इसलिए नहीं ये फैसला किया था कि मैं उनको ये करने जाऊँगा, वो अपनी एक ब्रेक थ्रू का सोच रहे थे कि अभी अच्छा मौका है, मैं जाके उनसे बात करता, हम आगे खोलेंगे एक दूसरे का। अच्छा। मगर उस वक्त की जो फौजी की आदत थी उन्होंने अपोज किया। उन्होंने कहा कोई ज़रूरत नहीं जाने की, कोई ज़रूरत नहीं जाने की, पहले हम हिंदुस्तान के साथ कोई बैक चैनल के ज़रिए कोई बातचीत शुरू करें कि बातें क्या होंगी। ये ना हो कि आप जाएं और बातें शुरू कर दें और वो आगे से ना कर दें। हाँ। तो बेइज्जत हो जाएगी, ऐसे नहीं करते। देयर इज़ अ डिप्लोमेटिक वे ऑफ डूइंग इट। अच्छा। तो तुसी मैंने जल्दी छलांग मार के ना जाओ, ठीक है, ठहर जाओ। हाँ। फिर मियाँ साहब ने इंसिस्ट किया नहीं मैं तो जाना है। ठीक। अच्छा। ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसके बाद फिर ये एक किस्म की कॉम्प्रोमाइज़ हुई कि आप जाएं और उसी दिन वापस आ जाएं। अच्छा, ठीक है। मगर मियाँ साहब ने कहा नहीं, मैं जाऊंगा, फिर मैं रात भी रहूँगा, फिर उसके अगले दिन इनॉग्रेशन भी करूँगा और मैं बातें भी करूँगा और फिर मैं आऊँगा। तो सबसे पहले दरार जो मियाँ साहब और एस्टैब्लिशमेंट की हुई ऑन दिस क्वेश्चन इंडिया, नरेंद्र मोदी। ओके। उस वक्त ये सब लोग ये कहते थे ये हिंदू नेशनलिस्ट है। अच्छा। और इसने पाकिस्तान के साथ अच्छे तल्लुकात नहीं रखने। अच्छा। ये कांट बी ट्रस्टेड, ये गड़बड़ करेगा। ठीक है, मियाँ साहब का ये मौक़िफ़ था कि नहीं, एक मौका देना चाहिए
ज़रूरी नहीं कि ये वही करेगा जो ये मुसलमानों के साथ करता रहा है, हम नेबर्स के साथ नॉर्मलाइजेशन होनी चाहिए। तो खैर मियाँ साहब चले गए वहाँ। मियाँ साहब जब वहाँ चले गए तो शुरू में तो बड़ा आओ जी जप्पी शप्पी ये वो वगैरह, मगर जब ये ख़त्म हुई तो मीडिया के साथ जब इंटरेक्शन था तो मीडिया के अंदर जैसे ही मियाँ साहब को मीडिया के आगे आए बोलने के लिए, कोई बात करने के लिए, और उस वक्त बड़ा सॉफ्ट चल रहा था, तो उस वक्त की इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी, देखो ना इंडियंस ने क्या किया, उन्होंने कहा कि ज़्यादा ही लग रहा है कि ऐसी अमन होने लगा है और ऐसे तैयार हो गए हैं पाकिस्तानियों को ज़रा थोड़ा सबोताज करने के लिए सबोताज करो। तो फॉरेन ऑफिस, इंडियन फॉरेन ऑफिस की फॉरेन सेक्रेटरी ने एक इंटरव्यू कॉल करवाई मीडिया को अपने पास, और वहाँ बयान दे दिया कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि कश्मीर के ऊपर हम बात करें इनके साथ, और हम बाकी बातें करेंगे, हम तो टेररिज्म की बात करेंगे, हम तो कश्मीर की बात ही नहीं करते। अब बेचारे मियाँ साहब फंस गए। उन्होंने जो एतमाद किया था कि इसके दौरान कोई ये नहीं होगा वो नहीं होगा, इंडिया ने एक कंडीशन लगाई थी कि आप कश्मीरी लीडर्स को इस ट्रिप के दौरान नहीं मिलेंगे। जी बिल्कुल लगाई थी। आमतौर पे जब भी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर या फॉरेन मिनिस्टर वहाँ जाता है किसी ऑफिशियल टूर पे, तो वो पाकिस्तानी हाई कमीशन जो है कश्मीर के जो लीडर्स हैं उनको बुलाती है, एहतमाम करते हैं मुलाकात, तो ये वहाँ मुलाकातें होती हैं। इस दफ़ा इंडिया ने कहा था आपने नहीं मिलना होगा। अच्छा। हमने मान ली बात, सिर्फ ये कि जी मामला आगे चले, अब ये छोटी छोटी बातों के ऊपर हम लड़ाई झगड़े ना करें, मगर इंडियंस ने फिर चाकू घोंप दिया और मियाँ साहब की ट्रिप जो है उसको ख़राब कर दिया। अब जब मियाँ साहब वापस आए तो फौजी की आदत ने कहा तुहानू की क्या नॉट टू ट्रस्ट, बड़े गलत लोग ने, इन्होंने ट्रस्ट नहीं करना, तुसी तो एवं लम्बे पे आगे जाके होते। अच्छा। वो पहला दिन से ही एक तलकात एस्टैब्लिशमेंट के साथ मियाँ साहब के ख़राब हो गए ऑन दिस क्वेश्चन। उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर आया उन्होंने कहा यार सोच के करो, द इंडियंस कांट बी ट्रस्टेड, और हमने कोई ऐसा इनिशिएटिव लिया जिसके साथ हमें वहाँ से धक्का लग जाए और यहाँ हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी हमारे खिलाफ हो जाए। तो मेरा ख्याल है एक तो ये रीज़न है। ठीक। उसके बाद इमरान खान साहब ने जो गालियाँ वालियाँ दी हैं नरेंद्र मोदी को, तो उसके बाद तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। हाँ। फिर इंडिया ने जो 2019 में कश्मीर का स्टेटस को चेंज कर दिया, उसके बाद हमने तो सारे तल्लकात ही बंद कर दिए। हमने बंद किए, उन्होंने नहीं बंद किए। हमने तजारत भी बंद कर दी, हाई कमिश्नर भी विड्रॉ कर लिए, सब कुछ ख़त्म कर दिया। अब हमारी पोजीशन इतनी स्ट्रांग हो गई है और रिजिड हो गई है कि हमें पीछे हटना हमारे लिए मुश्किल हो गया। ठीक। और इंडिया जो अपनी काम करता जा रहा है, इधर उधर सब ड्रामे हो रहे हैं उनके। तो इस टाइम मेरा ख्याल है उन्होंने सोचा कि इन्होंने आना तो है नहीं, हमने इनको इनवाइट किया तो इन्होंने ना कर देनी है। ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता, नहीं जाएंगे। इसहाक डार साहब तो नॉर्मलाइज करने की बात कर रहे थे, नवाज शरीफ साहब वहां से चले थे लंदन से, तो नॉर्मलाइज करने की बात विदाउट द एस्टैब्लिशमेंट्स। ओके, आपने एक शो और वो टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं वो पहले तय होती हैं। अच्छा। तो मेरा ख्याल है ये इंडिया ने रिस्क नहीं ली कि हम इनको इनवाइट करें और ये ना कर दें। अगर हम सब आ रहे हैं हमारे पास तो ये ना आए, हमने इनवाइट किया तो ये ना आए तो मसला बन जाएगा। तो इसलिए शायद उन्होंने इस वजह से आपको इनवाइट ही नहीं किया। अच्छा। मैं ये समझता हूँ अगर इनवाइट करते भी तो मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ साहब ने नहीं जाना था। यहाँ के जिस किस्म के हालात हैं, पीटीआई बैठी है, धन आ रही है। ठीक, पीटीआई ने तो उड़ा के रख देना था शहबाज शरीफ को। नरेंद्र मोदी जो कि आपके साथ ये उसने स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक्स की, बालाकोट किया, ये किया, वो किया। अच्छा। और वो कहता है कश्मीर हमारा हिस्सा है, गिलगित बल्तिस्तान हमारा है, आज़ाद कश्मीर, कौन सा आज़ाद बलूचिस्तान में ये कर, और आप जाके वहाँ उसको बादशाह सलामत तस्लीम कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ ये एक एजेंडा आइटम था। तो चले इनविटेशन के बगैर मुबारकबाद तो दे देंगे ना? अब मेरा ख्याल है मुबारकबाद एक फॉर्मल चीज़ होती है। अच्छा। वो जैसे ही इलेक्ट होंगे मुबारकबाद दे देंगे, बट इससे ज़्यादा आई डोंट थिंक दे विल बी एनीथिंग मोर। चलें ठीक है, हम ब्रेक लेते हैं प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद वेलकम बैक टू द शो। ये अब ज़रा पंजाब की तरफ आ जाते हैं, पाकिस्तानी पंजाब की तरफ। ये हद तक इज़्ज़त बिल जिसकी बड़ी धूम थी, फिर वो गवर्नर साहब के पास जब गया तो पीपल्स पार्टी के गवर्नर साहब ने भी उस पर एतराज़ किया, लेकिन फिर यूँ हुआ कि गवर्नर साहब चले गए किसी छुट्टी पे और फिर कायम मकाम गवर्नर ने दस्तखत कर दिए और फिर वो कानून बन गया, लेकिन वो साथ ही लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज हो गया। जो कुछ देख रहे हैं पर्दे के पीछे बैठे हुए, वो इसको फिक्स्ड मैच समझ रहे हैं मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान। लेकिन मुझे आपसे ये जानना है कि इस कानून का या इस बिल का मुस्तकबिल क्या है? देखिए, बहुत ही बुरा बिल है ये, इसीलिए हमारी कम्युनिटी इसको अपोज कर रही है और बड़ा सख्त इसको बड़ा मिसयूज़ किया जा सकता है अपोनेंट्स के ख़िलाफ़। तो इसलिए वी आर अपोजिंग इट। इसमें बहुत से हमारे ऑब्जेक्शंस हैं। बहुत दफ़ा वो
हमने बताए भी हैं जी। और एस्टैब्लिशमेंट चाहती है, बिकॉज इस वक्त सबसे ज़्यादा अटैक एस्टैब्लिशमेंट पे आ रही है पीटीआई की तरफ से, और बहुत ही बेहुदा किस्म की अटैक आ रही है। तो इसलिए उसको रोकने के लिए ये बिल बनाया गया है। अच्छा, आपने देख ही लिया कितने इस वक्त ट्विटर अकाउंट्स ब्लॉक हुए हैं, ट्विटर ब्लॉक हुआ है, बंद किया हुआ है। इसके अलावा और भी बहुत सारे अकाउंट्स जो हैं उनको बंद किया हुआ है, ब्लॉक किया हुआ है या बंद किया हुआ है। और वो इसी किस्म के, और इस कानून के बाद बहुत मुश्किल हो जाएगा जिस किस्म की ये यूट्यूब और इंस्टाग्राम और फेस टाइम और फेसबुक और इस किस्म की चीज़ों के ऊपर टिकटॉक ये चीज़ें आ रही हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट और स्टेट इंस्टीट्यूशंस को टारगेट कर रही हैं। मगर बात यह है कि ये आज तो ऐसे है, कल ये सियासतदानों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो सकता है, वो कि जेन्युइन डेमोक्रेटिक अपोजिशन या तनकीद के ख़िलाफ़ भी हो सकता है, जिसको आप आज तो आप ये कह सकते हैं कि एक यहाँ लहर सोशल मीडिया की चली हुई है जो कि एक सियासी जमात उसको पुश कर रही है और उसमें बहुत सी नाजायज़ चीज़ें हो रही हैं, ज़्यादती हो रही है उसमें। मगर कल को जेन्युइन क्रिटिसिज्म और फ्रीडम ऑफ स्पीच वो भी इफ़ेक्ट हो सकता है। तो इसमें बहुत से प्रॉब्लम्स हैं, मैं उधर नहीं जाऊंगा। मगर मैं ये कहूँगा कि फ़ैसला ये हुआ था कि इस बिल को पास करने से पहले ये जर्नलिस्ट कम्युनिटी के साथ कंसल्टेशन करेंगे, एक राउंड ऑफ कंसल्टेशन होगा। ये एक मुआहदा हो गया था बिटवीन पंजाब गवर्नमेंट एंड द जर्नलिस्ट कम्युनिटी एंड ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस। हुआ ये कि इन्होंने वो बिल्कुल मुआहदा कंसल्टेशन नहीं की और आखिरी वक्त पे कंसल्टेशन किए बगैर गवर्नर साहब को भेज दी। अब दिलचस्प बात यह है कि गवर्नर साहब हैं पीपल्स पार्टी के, उन्होंने रोक ली, उन्होंने अपने नंबर लगा लिए मीडिया के साथ कि हम तो इसको अपोज नहीं करते। जैसे वो नंबर लगाते हैं अवाम के साथ कि हम प्राइवेटाइजेशन को अपोज कर रहे हैं, ऐसे ही है ना, और एक दो और चीज़ों को वो अपोज करते हैं। मगर एक्चुअली बिहाइंड द सीन्स वो वोटिंग जो है, जब वोटिंग होती है तो उनके हक में कर देते हैं। अच्छा, और साथ उनके साथी हैं। तो पीपल्स पार्टी दो वांट्स टू हैव इट्स केक एंड ईट इट टू। तो पीपल्स पार्टी ने नून लीग को कहा कि आप फिक्र ना करें, भेज दें, हम अपोज करेंगे, उसके बाद हम आपके लिए रास्ता खोल देंगे कि आप खुद ही इसको कर लीजिएगा। हम नहीं चाहते कि हमारा ये तारीख में नाम आए कि हमने ऐसा बिल को सपोर्ट किया था। अच्छा। मगर हम अपोज नहीं करेंगे। ठीक है, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि ये काम हो। मैंने आपको कल के प्रोग्राम में कहा था कि पीपल्स पार्टी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कभी नहीं जाएगी, कभी नहीं जाएगी। वो उनका लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है अब, ठीक, तो इसलिए वो कभी भी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नहीं जाएंगे, जरदारी साहब जब तक पावर में। अच्छा, अब बात यह है कि तो इन्होंने ये फैसला किया कि तुसी भेज दो गवर्नर साहब उसको ना कर देंगे, मगर वापस नहीं करेंगे बिल को। ना होती है ना तो बिल वापस आ जाता है असेंबली में। अच्छा। फिर असेंबली के ऊपर कानून ये कहता है कि आप फिर इसके ऊपर गौर फिक्र करें और फिर अगली दफ़ा भेजेंगे गवर्नर साहब। तो इन्होंने, और उनको डर था कि जब ये वापस गया तो फिर जर्नलिस्ट कम्युनिटी और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन शोर डाल देंगी कि अब हमारे साथ बात करो, आपने पहले बात नहीं की, अब तो वापस आ गया है। फिर इसके एक कानून के साथ एक रूल्स भी बनते हैं। अच्छा। रूल्स जो हैं वो भी बने नहीं। तो ये सारी चीज़ें बनने वाली होने वाली थी। तो इन्होंने ये फैसला किया, गवर्नर साहब ने कहा मैं चला जाता हूँ छुट्टी पर 2 दिन की, आप आ जाएँ स्पीकर साहब जो कि बड़े प्रो एस्टैब्लिशमेंट स्पीकर हैं पंजाब के, मलिक साहब, और गो बिटवीन भी रहे हैं बिटवीन नून लीग एंड एस्टैब्लिशमेंट। और उन्होंने आके बैठ गए, उन्होंने आते सार साइन कर दिए और खुद अब अगले दिन घर वापस चले जाएंगे। ये अंडरस्टैंडिंग के तहत ये हुआ है। और चलाकियाँ पीपल्स पार्टी तुम्हें पता ही है, चलाको मासी तो है पीपल्स पार्टी। चलाको मासी यार। अच्छा, लेकिन ये जो प्रेस क्लब की तरफ से एक प्रेस रिलीज आ गई है और एहतजाज और बॉयकॉट का ऐलान हुकूमती सरगर्मियों का और बजट इजलास का, इसका क्या बनेगा अगर ये एहतजाज होता है? देखिए, मैं समझता हूँ ये होना चाहिए। अच्छा, इसके बगैर काम नहीं चलेगा। आपकी बात कोई नहीं सुनेगा। यहाँ बात उसी की सुनी जाती है जो आंखें निकाल के शोर डाल दे। और अगर हमारी मीडिया जो चुप करके बैठ जाएगी तो ये बिल्कुल बिल पास हो जाएगा, आज नहीं कल नहीं परसों ये हमारे ऊपर इस्तेमाल होगा। तो इसलिए मैं ये समझ रहा हूँ कि इनको बिल्कुल बॉयकॉट करना चाहिए, कवरेज ऑफ बजट और भी इस किस्म की चीज़ें, स्पेशली पंजाब गवर्नमेंट को। सब फायरिंग लाइन के सामने तो पंजाब गवर्नमेंट है ना, मरियम इज़ ऑन द फायरिंग लाइन। मैं नहीं समझता कि वो चाहती हैं कि ये चीज़ हो, अगर प्रेशर इतना है कि ये करना है तो फिर करना है। तो वही सूरत हाल है। तो इसलिए हमें एहतजाज करना चाहिए। हमें ये सिर्फ सड़कों में निकल के प्रेस क्लब से असेंबली तक मार्च करने से ये काम नहीं बनेगा। हमने मालिकों को कहना है,
मीडिया के मालिकों को कहना है कि हम कवर नहीं करेंगे बजट, हम कवर नहीं करेंगे इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जब तक ये हमें बुलाएंगे नहीं फॉर कंसल्टेशन। अच्छा, मीडिया के मालिकों, मीडिया, यस, एंड मीडिया हैज टू स्टैंड फर्म नाउ। ओके, चलें, फिर उसके बाद हुकूमत को सोचना होगा कि क्या चलना है, मुस्तकबिल को भी मद्देनजर रखते हुए कि यही कवानीन आपके खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दें हमें।